इस समय हम लोग नेशनल इमरजेंसी इस पर बात करेंगे आज की क्लास। इसके बाद आगे देख लेंगे, सिलेबस कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन इस समय इमरजेंसी पर बात करेंगे। नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी हिंदुस्तान में 3 है। एक तो नेशनल इमरजेंसी है, दूसरा अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ये फेल होती है तो इमरजेंसी सिचुएशन ये राइज होगी, और तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 प्रकार की इमरजेंसी हिंदुस्तान में है, जिनमें से 2 प्रकार की इमरजेंसी अब तक इंपोज हुई है। तीसरे प्रकार की इमरजेंसी यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक इंपोज हुई ही नहीं। अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा हिंदुस्तान में नहीं हुई है। 2 प्रकार की इमरजेंसी ये हिंदुस्तान में कई बार, बहुधा, फ्रीक्वेंटली ये इंपोज होती रही है। जो नेशनल इमरजेंसी है ये पहली बार 26 अक्टूबर 1962 इस दिन इंपोज हुई, और लगातार ये कंटिन्यू रही है जनवरी 1968 तक, लगातार। और ये जो इमरजेंसी नेशनल इंपोज की गई थी, ये 352(1), इसमें जो वर्णित युद्ध, वार, इसके आधार पर किन किन आधारों पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हो सकती है, नेशनल इमरजेंसी घोषित होने की प्रक्रिया ये क्या है, नेशनल इमरजेंसी अगर घोषित होती है तो उसका इफेक्ट ये क्या आता है, लेजिस्लेटिव पावर इस पर क्या इफेक्ट होगा, जो एग्जीक्यूटिव पावर है उस पर क्या प्रभाव ये पड़ेगा, फंडामेंटल राइट इन पर क्या प्रभाव होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टैक्सिंग इंस्टीट्यूट जो बनाए जाते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारे हेड हैं जिनका नेशनल इमरजेंसी जिन्हें प्रभावित करती है। फिर दूसरी चीज, नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू, क्या यह संभव है। फिर तीसरी चीज कि आखिर अगर गलत ढंग से इमरजेंसी लगाई जाए तो उसके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसमें सेफगार्ड ये क्या दिए हुए। ये सारे हेड्स हैं जिनके अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी इसकी चर्चा ये होनी चाहिए। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तब जो नेशनल इमरजेंसी की स्थिति थी भारतीय संविधान में, और आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब जो स्थिति है भारत के संविधान में, इसमें भी जबरदस्त फर्क है। और उस फर्क इसे भी देखना पड़ेगा कि वो फर्क क्या है, और जो एग्जाम का के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें आपसे लगातार पूछी जाती हैं, इसलिए इन सारी बातों पर आपका ध्यान होना चाहिए। इमरजेंसी जैसा नाम से ही पता लगता है, इमरजेंसी के समय क्या होता है, चाहे वो मानव जीवन हो, और चाहे नेशनल लाइफ हो, चाहे ह्यूमन लाइफ हो, चाहे नेशनल लाइफ हो, अस्तित्व का संघर्ष, ठीक है, यही शुरू हो जाता है। अस्तित्व का संघर्ष अगर नहीं हो रहा है तो उसे इमरजेंसी सिचुएशन कहा ही नहीं जाना चाहिए। और यही वजह कि जब थर्ड इमरजेंसी घोषित की गई थी, थर्ड इमरजेंसी कब घोषित हुई, 26 जून 1975 को, और कब तक चली है, मार्च 1977 तक। किस ग्राउंड पर थी, आपका इंटरनल डिस्टरबेंस। और इंटरनल डिस्टरबेंस इससे पहले 1971 इससे कंटिन्यूएशन में थी इमरजेंसी, यानी सबसे पहली बार इमरजेंसी कब लगी, नेशनल इमरजेंसी 26 अक्टूबर 1962। और 26 अक्टूबर 1962 को जो इमरजेंसी घोषित की गई थी वो इंडो चाइना वार, भारत चीन युद्ध, इसके आधार पर घोषित हुई। 1965 में उसे कंटिन्यू कर दिया, इंडो पाक वार, इसके आधार पर। और इसके बाद ये इमरजेंसी चलती रही कब तक, जनवरी 1968 तक, यानी लगभग 6 वर्ष, उससे कुछ ज्यादा ही।
और उसके बाद 1971 फिर से इमरजेंसी, किसके आधार पर? एक्सटर्नल एग्रेशन। और आपसे हमेशा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सेकंड इमरजेंसी। सेकंड इमरजेंसी मीनिंग देयर बाय, कहने का अर्थ ये 1971 की इमरजेंसी कि ये किस आधार पर लगाई गई थी, क्योंकि वो एक्सटर्नल एग्रेशन पर थी। और आप अक्सर अनुमान लगाकर जो उत्तर देते हैं वो वार, इस आधार पर देते हैं, और आपका उत्तर हमेशा गलत हो जाता है। ये चीजें खूब पूछी जाती हैं। अगर आप कभी कोई एग्जाम उठाएंगे तो वहां ये चीजें मिलेंगी आपको। पहली बार इंडो चाइना वार, इसके आधार पर, यानी प्रथम बार जो इमरजेंसी घोषित हुई थी वो युद्ध के आधार पर, और वही कंटिन्यू चलती रही। 1965 में कंटिन्यू हो गई, 6 जनवरी 1968 तक चलती ही रही। तो इसलिए ये कहें कि फर्स्ट इमरजेंसी पहली बार वॉर के आधार पर घोषित हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दूसरी बार इमरजेंसी 1971 में एक्सटर्नल एग्रेशन, इसके आधार पर बाह्य आक्रमण, इसके आधार पर घोषित हुई। और तीसरी बार इमरजेंसी 1971 का एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर इमरजेंसी इन कंटिन्यूएशन में थी। उसी बीच 26 जून 1975 को बाह्य आक्रमण, इसके 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसके आधार पर इमरजेंसी यह घोषित की गई। और लगातार यह इमरजेंसी कंटिन्यू रही है, कब तक? मार्च 1977 तक। 1971 में एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर इमरजेंसी इन कंटिन्यूएशन थी। उसका 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी लाए। इसके लिए 38वां संविधान संशोधन यह भी किया गया, और 38वें संविधान संशोधन के आधार पर अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था की गई सबसेक्शन 9 के माध्यम से कि अगर एक आधार पर इमरजेंसी इन कंटिन्यूएशन है पूरे देश में, तो दूसरे आधार पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और 2 आधारों पर इमरजेंसी एक साथ पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में यह लगाई जा सकती है। यह व्यवस्था पहले नहीं थी। ये 38वें संविधान संशोधन इससे लाए हैं। और नेशनल इमरजेंसी से संबंधित एक एक बात ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेशनल इमरजेंसी से संबंधित सभी बातें ये आपको याद रखनी चाहिए। और इस तीसरी इमरजेंसी के बाद आज तक चौथी इमरजेंसी नहीं लगी। इस तीसरी इमरजेंसी के जो अनुभव थे वो इतने खराब थे जिसका, ठीक है, कोई हिसाब ही नहीं नेशनल लाइफ में। इससे ज्यादा खराब अनुभव 1975 की इमरजेंसी से ज्यादा कभी हुए ही नहीं। 1975 की इमरजेंसी की क्या कोई जरूरत थी? या 1975 में क्या कोई इमरजेंसी सिचुएशन वाकई देश में पैदा हुई थी? इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था शाह कमीशन। यह भी आपसे खूब पूछा जाता है कि जो 1975 की इमरजेंसी थी, ऐसी कोई आवश्यकता इमरजेंसी घोषित करने की देश में थी या नहीं? इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था, शाह कमीशन। और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश के किसी हिस्से में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिसके आधार पर यह माना जा सकता कि देश में इमरजेंसी सिचुएशन थी और इमरजेंसी यह घोषित करना न्यायोचित यह कहा जा सके। बल्कि शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर माना यह जाता है कि 1975 में इमरजेंसी प्रोविजंस का दुरुपयोग किया गया और एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट को, ठीक है, सत्ता में बनाए रखने का प्रयास यह किया गया। देयर वाज नो इमरजेंसी सिचुएशन। और जब यह स्थिति आई तभी क्या बना कि 44th अमेंडमेंट यह पारित किया गया, और 44th अमेंडमेंट के माध्यम से कई सेफगार्ड जिसे हिंदी में रक्षोपाय कहेंगे, ये जोड़ दिए गए ताकि दोबारा
इस ढंग का प्रयास ये न हो सके। और अनुच्छेद 352 में जो इमरजेंसी सिचुएशन नेशनल इमरजेंसी की दी गई है, उसका दुरुपयोग ये न हो। ये स्थिति 1975 के बाद निर्मित हुई। तो आज जो इमरजेंसी सिचुएशन की पोजीशन है, जो आज इमरजेंसी प्रोविजंस की पोजीशन है, उसे अगर हम लोग एक उसका ओवरव्यू लें, तो आज इमरजेंसी पूर्व की भांति है। राष्ट्रपति इनके समाधान के आधार पर घोषित की जाएगी। पहले भी 352 उसमें यही लिखा था कि यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया कि देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या 44वें संविधान संशोधन से पूर्व क्या था, 44वें संविधान संशोधन से पहले था कि यदि राष्ट्रपति का समाधान हो गया कि देश या उसके किसी हिस्से में युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, इसकी स्थिति है, तो वे इमरजेंसी की घोषणा ये कर सकते हैं। या उनका यह समाधान हो गया कि ये तीनों स्थितियां पैदा होने वाली हैं, इन एक्चुअल ये पैदा नहीं हुई लेकिन हो सकती हैं, तो भी वो इमरजेंसी की घोषणा ये कर सकते थे। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया है, आपको बदल दिया है किसको, इंटरनल डिस्टर्बेंस को, उसे क्या कर दिया, आर्म्ड रिविलियन, यानी सशस्त्र विद्रोह। अगर ये हो रहा है, क्योंकि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस ये इतना बड़ा शब्द है, ठीक है, जिसमें ऐसी सारी सिचुएशन आ जाती है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो या न हो। ऐसी बहुत सारी आंतरिक अशांतियां हो सकती हैं। अभी आपने देखा था ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हो गई, न्यूसेंस के आधार पर हुई है। वैसी जैसी बातें बताई जा रही, एक भी सेक्शन में आई नहीं है। सेक्शन में जो कुछ आया है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। सेक्शन में सिर्फ इतना ही शामिल हुआ 106 सब सेक्शन 2 में कि यदि आप पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना या नियरर मजिस्ट्रेट इसे इन्फॉर्म किए बिना, ठीक है, मौके से फरार हो जाते हैं, तब ऑफेंस में बदलाव आएगा और तब आपका ऑफेंस नॉन बेलेबल हो जाएगा। और नॉन बेलेबल होने के साथ साथ जो पेनाल्टी है, जो दंड है, वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ और आपने पुलिस को सूचित कर दिया, यानी 106 सब सेक्शन 2 में ऐसे कोई प्रतिबंध ये भी नहीं लगे हैं कि पुलिस को सूचित करने के लिए आपको थाने ये जरूर जाना है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। बस केवल इतना लिखा है कि पुलिस को सूचित करना है। सूचना तो आप बाया फोन दे सकते हैं। आज 112 नंबर ये चलता है, उसका टोटल रिकॉर्ड भी रहता है, आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं ताकि आखिर जो एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसे मेडिकल एड कम से कम इतनी तो मिल जाए। अगर आगे अप्रत्यात्मक दायित्व के अंतर्गत कोई मुकदमा प्रतिकर के लिए आए तो ड्राइवर की पहचान तो हो सके। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कम से कम ड्राइवर को पता करने में अपना समय ये तो ना खराब करें। इसके लिए 106 सब सेक्शन 2 में ये बात लाए, तो इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं। जबकि समाज में प्रचारित क्या हो रहा था, समाज में प्रचारित ये हो रहा था कि साहब जो घायल है उसे अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा और नहीं तो ऑफेंस नॉन बेलेबल बन जाएगा। जबकि ऐसी कोई स्थिति सेक्शन में है ही नहीं। तो न्यूसेंस के आधार पर अभी हड़ताल हो गई। पूर्व के ऑफेंस में कोई बदलाव नहीं। आप पूर्व के ऑफेंस और इस ऑफेंस को देख लें तो जो ऑफेंस को गठित करने वाले तथ्य हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है। जो बदलाव है सिर्फ और सिर्फ सजा में। सजा में 106 सब सेक्शन 1 में यह कहा कि पहले नेग्लिजेंट ड्राइविंग से अगर आप किसी की मृत्यु करते थे 2 साल सजा, अब अगर नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी की मृत्यु करेंगे तो 5 साल सजा। लेकिन 5 साल सजा कब मिलेगी? उन्हीं स्थितियों में जब जिसमें 2 साल की सजा मिलती थी। तो इसका मतलब वो तो स्थितियां वही रही जिनमें आप 5 साल की सजा, जब ठीक है 2 साल की सजा पाते तब उन स्थितियों में 5 साल की सजा पाएंगे। तो स्थितियों में कोई बदलाव ये कहां हुआ? ऑफेंस के नेचर में बदलाव कहां हुआ?
ऑफेंस का नेचर अभी भी बेलेबल है, और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके लिए तो सजा भी नहीं बढ़ाई, उनके लिए तो अभी तक 2 ही साल है। यानी कोई बदलाव सेक्शन में नहीं, सिवाय सजा बढ़ाने के, या फिर सिवाय ये कहें कि आपके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रखी गई कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें एक्सीडेंट के बारे में, अन्यथा तो कोई ऐसी बात ही नहीं आई। लेकिन जो समाज में प्रचारित था, जो समाज में बातें चल रही थी, उसके कारण से क्या हुआ, ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल हो गई। अगर यह हड़ताल इन कंटिन्यूएशन रहती है तो आंतरिक अशांति की स्थिति यह पैदा हो सकती थी, लेकिन उस आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को कोई खतरा यह नहीं था। भारत की सुरक्षा को खतरा होना यह बिल्कुल डिफरेंट बात है, और आपका आंतरिक अशांति होना बिल्कुल अलग बात है। और इमरजेंसी जो फ्रेमर्स के द्वारा रखी गई वो किन आधारों पर रखी गई कि वार, युद्ध, बाह्य आक्रमण, या अगर आंतरिक अशांति वहां पर देख लें, बिफोर 44 देखें तो उन्होंने क्या लिखा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण जो भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, इसको खतरा पैदा हो तो इमरजेंसी सिचुएशन माना जाना चाहिए। तो वास्तव में 44th अमेंडमेंट ने जो फ्रेमर्स थे उनका जो भाव था उसको और स्पष्ट किया है। वास्तव में तो 44वें संविधान संशोधन से जो कहा गया, यह 44वें संविधान संशोधन से जो जोड़ा गया वो फ्रेमर्स की भावना ही है। फ्रेमर्स जो आंतरिक अशांति कह रहे थे, अगर उस आंतरिक अशांति को भारत की सुरक्षा इसके साथ जोड़कर देखें तो चूंकि प्रत्येक अशांति भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा करे ऐसा नहीं होगा, इसलिए आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह द्वारा बदल दिया जाना वास्तव में फ्रेमर्स की भावना के अनुकूल ही है। कायदे में तो उसे बदलाव यह भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अशांति भारत की सुरक्षा खतरा नहीं होती। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, किसमें, नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा भी है कि प्रत्येक अशांति ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो, यह ऐसा नहीं है। हां, अगर कहीं सशस्त्र विद्रोह हो रहा तो वाकई उससे भारत की सुरक्षा को खतरा यह हो सकता है। इसलिए 44th अमेंडमेंट के माध्यम से जो इंटरनल डिस्टर्बेंस को बदला वो वास्तव में फ्रेमर्स की भावना के अनुकूल ही है। जो आज पोजीशन है इमरजेंसी की वो क्या है कि राष्ट्रपति इनका अगर समाधान हो जाए कि युद्ध की, बाह्य आक्रमण की या सशस्त्र विद्रोह की, आज की स्थिति में सशस्त्र विद्रोह की यह स्थिति मौजूद है या ये मौजूद होने वाली है, ऐसा हो सकता है, तो वे क्या कर सकते हैं, एक उद्घोषणा ये जारी कर सकते हैं और उद्घोषणा के माध्यम से ये बता सकते हैं कि देश में ये स्थिति है और इसलिए आपात स्थिति, आपात की उद्घोषणा की जाती है, आपातकाल है देश में। और अगर आपातकाल उन्होंने घोषित किया तो उसे घोषित करने की प्रक्रिया, ठीक है, आगे क्या होगी आगे बता रहे हैं। तो 352 में पूरा 9 सबसेक्शन में वहां बताई गई और उसके मुताबिक अगर आपातकाल घोषित हो गया तो स्थिति क्या बनेगी वो आगे विभिन्न प्रोविजंस हैं, वो बताते हैं कि क्या स्थिति आएगी। तो उन प्रोविजंस की चर्चा यथास्थान करेंगे हम लोग, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी चर्चा चलेगी। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अगर राष्ट्रपति का समाधान हो गया कि ऐसी स्थिति युद्ध की, बाह्य आक्रमण की, अब नॉर्मली क्या होता है, आप युद्ध और एक्सटर्नल एग्रेशन, वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन ये एक ही समझ लेते हैं, जबकि वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन 2 शब्द हैं और जब बेयर में 2 शब्दों का उपयोग हुआ तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, क्योंकि लेजिस्लेचर के पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वह अनावश्यक शब्दों का उपयोग ये अधिनियम में करे। अगर किसी एक्ट में कुछ भी लिखा है तो उसका कोई अर्थ है, और जब एक बात आ रही है कि वार इसके आधार पर
इमरजेंसी कौन सी घोषित हुई? पहली, और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर दूसरी, यानी 1971 की। इससे बिल्कुल तय है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। युद्ध और बाह्य आक्रमण दोनों बातें अलग अलग है। और आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह आज की स्थिति में ये तो अपने आप में तय है कि सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिविलियन, तो सशस्त्र विद्रोह है। प्रत्येक आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह को जन्म दे, जरूरी नहीं, लेकिन हां यह तय है कि प्रत्येक आर्म्ड रिविलियन से भारत की सुरक्षा ये खतरे में आ जाएगी। इसलिए अब सशस्त्र विद्रोह यानी, और यह भी है कि प्रत्येक सशस्त्र विद्रोह से भारत की सुरक्षा खतरे में आए, ऐसा भी नहीं है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर या कुछ समय पूर्व जम्मू कश्मीर में सशस्त्र विद्रोह हो रखा, लेकिन कोई सुरक्षा भारत की खतरे में नहीं। लेकिन हां यह जरूर है कि सशस्त्र विद्रोह ऐसा हो सकता है जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में आए, इसीलिए 44th अमेंडमेंट में ये ले आए। इससे पहले आंतरिक अशांति ये चीज थी। तो कहता है कि भारत की सुरक्षा ये खतरे में आ गई, युद्ध या बाह्य आक्रमण। तो युद्ध और बाह्य आक्रमण दो अलग अलग कंसेप्ट है। युद्ध में परंपरागत रूप से सेनाएं ये आमने सामने युद्ध करती हैं, दो देशों की सेनाओं के बीच ये घोषित रूप से होता है। और बाह्य आक्रमण जरूरी नहीं है कि घोषित रूप से किया जाए। बाह्य आक्रमण के स्वरूप ये आप देखते हैं, जैसे आतंकवादियों को भेजना, ये एक्सटर्नल एग्रेशन का स्वरूप है। किसी देश में घुसपैठियों को घुसेड़ना, ठीक है, घुसपैठिए लगातार भेजना, तो ये भी एक्सटर्नल एग्रेशन का ही स्वरूप है। कोई कंप्यूटर वायरस भेजकर सिस्टम को ठप कर देना, इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। युद्ध तो दो सेनाओं के बीच लड़ा जाता है, इसलिए युद्ध और बाह्य आक्रमण ये अलग अलग शब्द हैं। युद्ध और बाह्य आक्रमण ये एक ही चीज नहीं है, इसीलिए तीनों बातों को शामिल किया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और 44th के बाद सशस्त्र विद्रोह, और 44th से पहले ठीक है आंतरिक अशांति। इसके आधार पर अगर राष्ट्रपति का यह समाधान है, अब राष्ट्रपति का यह पर्सनल समाधान है, क्या राष्ट्रपति स्वयं आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं? 352(1) अगर इंडिविजुअल अलग से आप पढ़ेंगे, अकेले पढ़ेंगे, तो आप में यह भ्रम निर्मित हो सकता है कि लिखा राष्ट्रपति का समाधान हो गया, लेकिन यह राष्ट्रपति का समाधान नहीं है। जब इसको आप 352(3) के साथ पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि राष्ट्रपति का यह समाधान किस पर आधारित है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसमें जो मंत्रिमंडल, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये बड़ी चीज होता है, इसके भीतर एक कैबिनेट होती है। उस कैबिनेट में क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने मिनिस्टर्स होते हैं सब शामिल हैं, और कैबिनेट, इसमें कैबिनेट रैंक के जितने मिनिस्टर्स होते हैं उनसे मिलकर कैबिनेट बनती है। और कैबिनेट जो आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 उसमें डिफाइंड है। इस कैबिनेट के द्वारा अगर राष्ट्रपति को यह बताया जाता है, तो इसकी कैबिनेट के बताए जाने के आधार पर अगर राष्ट्रपति का समाधान हुआ है कि ऐसी स्थिति देश में बन गई है जो युद्ध, बाह्य आक्रमण के कारण या वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह, पूर्व में आंतरिक अशांति, उसके कारण भारत की सुरक्षा या भारत के किसी भाग की सुरक्षा को या तो संकट उसने पैदा कर दिया या करने वाली है, तो वे आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो 352(1) इसी में 44th अमेंडमेंट से एक बदलाव ये आपने देखा। 352(1) में एक बदलाव 44th अमेंडमेंट से आया है, और वो 44th अमेंडमेंट जो 42वें संविधान संशोधन से जो बदलाव आया वो क्या है? इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसको बदल दिया किससे?
सशस्त्र विद्रोह इससे। इसके बाद 352(2) ऐसा सच है, क्योंकि 352(2) को बदलने की कोई जरूरत नहीं। उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति दोबारा भी कोई सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशन ये भी जारी कर सकते, पूर्व की उद्घोषणा है उसमें संशोधन करने वाली उद्घोषणाएं ये भी जारी कर सकते हैं। तो उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं 352(2) में। 352(3) इसमें भी 44 से पहले स्थिति कुछ और थी, और 44वें संविधान संशोधन से के बाद स्थिति अलग है। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व जो स्थिति थी उसमें क्या था, प्राइम मिनिस्टर अकेले ही राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकते थे, और प्राइम मिनिस्टर अकेले की सलाह पर, वो भी अलिखित, लिखा नहीं था अलिखित, लेकिन लिखित यह भी नहीं लिखा था। तो प्राइम मिनिस्टर अकेले, चाहे लिखित रूप से चाहे अलिखित रूप से, अगर राष्ट्रपति को यह सलाह देते कि देश में ऐसी स्थिति है, तो राष्ट्रपति का समाधान हो सकता था, और हुआ। जो तीसरी इमरजेंसी 1975 की, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने अलिखित सलाह यही दी थी, और मंत्रिमंडल ने बाद में उसको अप्रूव किया। मंत्रिमंडल की सलाह ये जरूरी नहीं थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट से ये उन्होंने किया है कि अब मंत्रिमंडल की लिखित सलाह ये होनी चाहिए। तो 44वें संविधान संशोधन से 352(3) में भी बदलाव किया है, उस प्रक्रिया में बदलाव है जिस प्रक्रिया के माध्यम से आपात की उद्घोषणा ये प्रवर्तन में लाई जाएगी। 352(4) ये बता रहा है कि एक बार इमरजेंसी, ठीक है, ये आप इंपोज करना चाहते हैं देश में, तो अगर आपने इमरजेंसी की घोषणा ये कर दी, एक बार राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि देश में इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इमरजेंसी सिचुएशन की घोषणा एक महीने तक ऐसे ही बनी रह सकती है। इसे किसी की सलाह, किसी की समर्थन, किसी की कहीं से भी अप्रूव होने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अगर एग्जाम में आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है कि इमरजेंसी बिना किसी से अप्रूव हुए कितने समय तक देश में चल सकती है, तो 30 दिन। 30 दिन से ज्यादा इमरजेंसी नहीं चल सकती। अगर 30 दिन से ज्यादा चलानी है तो उसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये 352(4), ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल आपको चाहिए। अगर 30 दिन से अधिक इमरजेंसी आपको कंटिन्यूएशन में रखनी है। पहले बिफोर 44th 44वें संविधान संशोधन, इससे पूर्व ये जो अवधि थी ये 2 महीने की थी। 44वें संविधान संशोधन से इस अवधि को घटाया है। 44वें संविधान संशोधन से पहले, ठीक है, क्या था कि विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल इमरजेंसी कितने समय तक चल सकती थी? 2 महीने। हाँ, 2 महीने में उसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल ये ना मिलता तो इमरजेंसी निश्चित रूप से खत्म हो जाती, ठीक है, उसका प्रभाव ये समाप्त माना जाता। लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन से उन्होंने ये किया है कि इमरजेंसी को कितने दिनों में, 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से अप्रूवल लेना होगा। मीनिंग देयरबाय दोनों सदन इसको पास करें। और पहले जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल था बिफोर 44th अमेंडमेंट, वो साधारण बहुमत से पार्लियामेंट्री अप्रूवल ये होना चाहिए था। आफ्टर 44th 352(6) वो विशेष बहुमत की बात करती है कि विशेष बहुमत से पार्लियामेंट्री अप्रूवल ये होना चाहिए। और विशेष बहुमत, वही विशेष बहुमत जो विशेष बहुमत चाहिए संविधान के संशोधन के लिए, वैसे ही विशेष बहुमत चाहिए
इमरजेंसी के पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए। आफ्टर 44th, बिफोर 44th क्या था? सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत यानी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस रहता है, जिससे देश का सामान्य कानून सामान्य बहुमत, साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। ऐसे ही इमरजेंसी भी साधारण बहुमत से घोषित हो सकती थी, हुई। तीनों बार जो इमरजेंसी देश में लगी वो साधारण बहुमत से लगाई गई। लेकिन आफ्टर 44th उन्होंने कहा है कि स्पेशल मेजोरिटी है, और वही स्पेशल मेजोरिटी है जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए किसके लिए? संविधान के संशोधन के लिए। और होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन घोषित हुई देश में, तो संविधान का स्वरूप यह बदल जाएगा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है? फेडरल, वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। यह काम करना शुरू कर देगा, इस तरह काम करना शुरू कर देगा कि मानो संविधान में संशोधन हो गया है। अनुच्छेद 250 कहेगा कि संसद उन विषयों पर भी कानून बनाने के लिए समर्थ और सक्षम हो जाएगी जिन विषयों पर कानून बनाने का एकाधिकार राज्यों को मिला है। यानी राज्य सूची, इसमें जो शामिल विषय हैं, इन पर भी लेजिस्लेशन ये करने का हक किसके पास आ जाएगा? पार्लियामेंट के पास। ये नहीं है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि क्या इमरजेंसी में राज्य की जो विधानसभा है या जो राज्यों की लेजिस्लेचर है, क्या उनकी लेजिस्लेटिव पावर ये सीज कर जाएगी? क्या वे विधायन नहीं कर सकेंगे? वे भी कर सकेंगे। राज्य सूची के विषयों पर उन्हें विधायन की पूर्ण छूट ये रहेगी, लेकिन संसद उसे भी विधायन की ताकत ये मिल जाएगी। किस पर? राज्य सूची के विषय पर। और अनुच्छेद 251 क्या कहेगा? अनुच्छेद 251 कहेगा कि अगर केंद्र ने भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया और राज्य सूची के विषय पर राज्य ने भी बनाया, तो केंद्र का कानून प्रीवेल कर जाएगा। तो जो विधायी शक्तियों का वितरण है, जो विधायी शक्तियों का विभाजन है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, वो उसका सारा स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा लगेगा मानो संविधान में परिवर्तन है। तो जब ऐसा लगेगा तो ठीक है, क्योंकि देश का शासन कैसे चलना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, संविधान की भावना के अनुरूप चलना चाहिए। तो जब संविधान इस प्रकार से काम कर रहा है कि मानो संविधान का संशोधन किया गया हो, तो फिर यही ठीक है कि क्या होना चाहिए? जो इमरजेंसी है उसका डिक्लेरेशन उसी मेजॉरिटी से किया जाना चाहिए, उसी स्पेशल मेजॉरिटी से होना चाहिए जिस स्पेशल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है। इसलिए इस फील्ड में देखें तो भी यही बात ठीक लगती है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया है? संविधान के जो निर्माता हैं उनकी भावना को आवाज दी है। यही होना चाहिए भाई। जब कॉन्स्टिट्यूशन बदल कर फंक्शन करना शुरू कर रहा है, 250 सबसेक्शन 2 कहेगा कि जब तक इमरजेंसी सिचुएशन कंटिन्यू है तब तक वे सारे कानून जो केंद्र ने राज्य सूची के विषय पर बनाए हैं वे सब अस्तित्व में बने रहेंगे, और इवन इमरजेंसी खत्म हो जाने के बाद भी 6 माह तक अस्तित्व में रहेंगे। उसके बाद उन कानूनों के अंतर्गत जो चीजें की गई हैं या जिन बातों को करने का लोप किया गया है, ठीक है, उन बातों और उन लोप की गई बातों के लिए कानून अस्तित्व में हमेशा समझा जाएगा, लेकिन बाकी के लिए कानून
6 महीने बाद समाप्त तो मान लिया जाएगा। ये आपका कहां लिखा है? 250 सबसेक्शन 2 में। और 251 प्रीवेल कर रहा है केंद्र के कानून को, वो भी राज्य सूची के विषय पर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर में बदलाव ये आ गया है, इसलिए होना ही यही चाहिए। अच्छा, आप जानते हैं टैक्स ये भी किसके? विधायी ताकतों के माध्यम से लगाए जाते हैं, कानूनों के माध्यम से टैक्स लगता है। तो 250 इसका मतलब केंद्र को उन विषयों पर टैक्स लगाने की ताकत भी दे रहा है जिन विषयों पर राज्य टैक्स लगा सकता है। जो नॉर्मल राजस्व का वितरण है किसके? केंद्र और राज्य के बीच, जिसकी योजना कहां थी? 268 से लेकर 272 तक। वो 268 से 272 तक की योजना ये भी सस्पेंड हो जाएगी। में भी अनुच्छेद 354 है, वो ये कहेगा कि क्या होगा? जो डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू का है केंद्र और राज्य के बीच, जो नॉर्मल पीस टाइम में होता है, वो जो व्यवस्था है वो भी सस्पेंड ये हो जाएगी। क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन ये चल रही है, केंद्र को अपने खर्चों के लिए पैसे ज्यादा चाहिए, इसलिए स्थिति क्या बनेगी कि जो नॉर्मल पीस टाइम व्यवस्था है वो सारी बदल जाएगी। और जब सारी बदल जाएगी, देश की सुरक्षा का प्रश्न है, तो फिर इमरजेंसी की घोषणा यूं ही नहीं होनी चाहिए, उसी स्पेशल मेजॉरिटी से होनी चाहिए जिस स्पेशल मेजॉरिटी से संविधान का संशोधन होता है। क्योंकि संविधान का संशोधन हो रहा है व्यवहार में। संविधान के शब्द ये सही है कि वैसे के वैसे ही लिखे रहेंगे, लेकिन इन प्रैक्टिकल संविधान बदल कर लागू होना भी शुरू हो जाएगा। नागरिकों के मूल अधिकार उन पर इफेक्ट होगा। नागरिकों के मूल अधिकार अनुच्छेद 359 हालांकि अब यह कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 सस्पेंड नहीं किए जा सकते, और यह भी कब आया? 44वें संविधान संशोधन में। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व इमरजेंसी की घोषणा होते ही नागरिकों का कोई भी मूल अधिकार राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से, ठीक है, उसका प्रवर्तन ये स्थगित कर सकते थे। ये सही है कि फंडामेंटल राइट ये इटसेल्फ सस्पेंड नहीं होता, लेकिन यानी समानता का अधिकार आपको बना रहता, लेकिन समानता का अधिकार कोई वायलेट कर देता तो जो आप 32-226 में जा सकते हो वो जाने की ताकत खत्म कर दी जाती है। प्रवर्तन का अधिकार ये स्थगित होता है, फंडामेंटल राइट्स अपने इटसेल्फ सस्पेंड नहीं होता। जो कुछ सस्पेंड होता है वो इन्फोर्समेंट, और वो इन्फोर्समेंट बिफोर 44 सारे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंड किया जा सकता था। उसका दुष्परिणाम हमने देखा था एडीएम जबलपुर, शिवाकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर। ये इन्फोर्समेंट सस्पेंड होने का ही परिणाम था। 44th अमेंडमेंट में ये जरूर ले आए कि अब 20-21 सस्पेंड, 20-21 सस्पेंड मीनिंग देयर 20-21 का इन्फोर्समेंट सस्पेंड नहीं हो सकता। बाकी सारे फंडामेंटल राइट उनके इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट तो कोई भी सस्पेंड नहीं होगा। उनका जो कुछ सस्पेंड होगा इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है, प्रवर्तन स्थगित होता है। फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ सस्पेंड नहीं होता है। तो अनुच्छेद 359 फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन को स्थगित कर रहा है। स्थगित कर रहा है मीनिंग देयर स्थगित करने की ताकत यह राष्ट्रपति को दे रहा है। तो संविधान का नेचर बदल रहा है। 353 अनुच्छेद वो केंद्र को ताकत दे रहा है कि केंद्र क्या कर सकता है, राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि वे अपनी कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग ये कैसे करें। सामान्य तौर पर केंद्र को यह ताकत नहीं है। केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार उन समस्त विषयों तक है जिनका वर्णन संघ सूची में है, और राज्यों की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार उन समस्त विषयों तक है जिनका वर्णन राज्य सूची में है। लेकिन अनुच्छेद 353 बदल जाएगा
किसमें? इमरजेंसी सिचुएशन में। और केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार हो जाएगा। केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार यहां तक हो जाएगा कि वे राज्यों को यह निर्देश दे सकेंगे कि राज्य अपने में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग किस प्रकार करें। तो आप देख रहे हैं 353 ए ये कहता है, 353 बी कहता है। 353 बी क्या कहता है कि केंद्र यह भी कर सकता है कि राज्यों के द्वारा जिन कामों को किया जाना है उन कामों को किया जाना केंद्र के अधिकारियों को यह सौंप दे। यानी अभी जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उत्तर प्रदेश पुलिस का काम है, इमरजेंसी सिचुएशन में वो इसमें भी बदलाव कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो वो ये भी कर सकते हैं। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इसी में परिवर्तन है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर वो बदल जाएंगी, आपका फंडामेंटल राइट उन पर जबरदस्त प्रभाव होगा। तो जब सारे कॉन्स्टिट्यूशन इस पर प्रभाव आ रहा है तो डेफिनेटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए होनी चाहिए मेजॉरिटी, उसी मेजॉरिटी से आपातकाल ये घोषित होना चाहिए। यही कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट इसके अकॉर्डिंग है। और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अकॉर्डिंग है इसलिए 44th अमेंडमेंट एकदम ठीक बात को ले आया जब उसने ये कहा कि स्पेशल मेजॉरिटी, और स्पेशल मेजॉरिटी वो कौन सी, वो आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इसका अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी चाहिए होती कि दोनों सदनों की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत यह होना चाहिए सदन में, और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत यह होना चाहिए। यह मिनिमम है, यह मिनिमम है। यानी इमरजेंसी अगर आप पारित करना चाहते हो, ठीक है, तो लोकसभा में कुल सदस्य 545 है, 545 सदस्यों का बहुमत यानी 273 ये प्रेजेंट होने चाहिए अगर आप इमरजेंसी की घोषणा करना चाहते हो। और फिर 273 का 2/3 ये इमरजेंसी के प्रपोजल को पारित करें। जबकि अगर सामान्य बहुमत रहेगा तो सामान्य बहुमत यानी कोरम ये पूरा होना चाहिए। और कोरम कितने से पूरा होगा? 1/10 से। और 1/10 545 का 54.5 हुआ, उसे 55 मानेंगे। और 55 में से 28 कह दें तो नॉर्मल अगर बहुमत रहेगा तो कितनी आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ये लाया जा सकेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट है। नहीं होना चाहिए ऐसा। और देश में जो 3 इमरजेंसी घोषित की गई इसी प्रकार की गई, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट है। इसलिए कहा जाता है कि 44th अमेंडमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को इनकॉर्पोरेट किया है इसमें। क्योंकि अब ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, अगर इमरजेंसी का प्रभाव यह हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में व्यवहारिक तौर पर बदलाव यह देखने को मिल रहा है, सैद्धांतिक तौर पर उनमें कोई परिवर्तन, उनमें कोई संशोधन यह नहीं हो रहा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर तो बदलाव यह देखा ही जा रहा है, तो फिर स्पेशल मेजॉरिटी ये होना चाहिए। तो बिफोर 44th, ठीक है, सामान्य बहुमत से आपातकाल लागू होता था, और आफ्टर 44th स्पेशल मेजॉरिटी, ये भी आफ्टर 44th। आपसे जब मेंस में पूछा जाता है नेशनल इमरजेंसी तो वो डिफरेंशिएट कराते हैं कि बिफोर 44th स्थिति क्या थी और आफ्टर 44th स्थिति क्या है। तो आपको 352 से शुरू करना चाहिए। 352 वन में ही स्थिति बदल गई है, फिर 352 3 में भी बदली है, और फिर 352 4 में भी बदली। क्योंकि 352 4 में पोजीशन क्या हो गई कि पहले 2 महीने के अंदर आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल ये लेना था, यानी 2 महीने तक इमरजेंसी विदाउट एनी स्क्रूटनी। ठीक है भाई, पार्लियामेंट अप्रूवल देने से पहले स्क्रूटनी तो करेगी कि देयर इज ए इमरजेंसी सिचुएशन और नॉट। आप कहते हो वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या
सशस्त्र विद्रोह और पूर्व में आंतरिक अशांति, इसके कारण भारत की सुरक्षा खतरे में, तो तुम कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान क्यों कि तुम सही कह रहे हो? लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी ये तो होनी चाहिए थी, और लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी ये जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसको होना चाहिए, क्योंकि आखिर ठीक है गंभीर प्रभाव लोगों के अधिकारों पर इमरजेंसी की घोषणा इसके हो रहे हैं। तो विदाउट एनी स्क्रूटनी, भाई जुडिशियल स्क्रूटनी यानी जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल स्क्रूटनी कैसे होगी? जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। 352 का जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं होगा, ये अपने में एक सवाल, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल तो 352 में ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसके आधार पर न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू की ताकत होगी ये माना जाए, लेकिन एसआर बोम्मई के बाद स्थिति में परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है अभी देखेंगे, लेकिन फिर भी लेजिस्लेटिव रिव्यू ये तो 352 में ही दिया गया। 352 ये तो कहती कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल ये मिलना चाहिए इमरजेंसी की उद्घोषणा को। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्यों? इसलिए ना कि ताकि कम से कम कोई तो रहे। भाई एग्जीक्यूटिव ये घोषणा कर रही है इमरजेंसी की, राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, मंत्रिमंडल उन्हें सलाह दे रहा है, यानी घोषणा किसकी है? एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव ठीक कह रही या नहीं कह रही इसका कोई ठीक है परीक्षण, इसकी कोई स्क्रूटनी ये तो होनी चाहिए। जुडिशियल रिव्यू, चलो इमरजेंसी सिचुएशन है, जुडिशियल रिव्यू में दिक्कत आएगी, रहने दीजिए। लेकिन पार्लियामेंट्री अप्रूवल ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अनुचिंतित है, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इसमें देर क्यों? जितनी जल्दी हो उतना ठीक। 2 महीने इसे विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल चलाए रखने की जरूरत क्या है? इसलिए 352(4) में उन्होंने कहा कि नहीं, बदलाव आएगा। और आफ्टर 44 क्या कर दिया? 1 महीने में अप्रूवल, 1 महीने में लीजिए। 1 महीना जिसे 30 दिन समझा जाएगा, 1 महीना ऐसे तो 31 भी हो सकता है, ठीक है, और फरवरी 28 दिन ये भी हो सकती है, इसीलिए 30 दिन लिखा है उन्होंने, 30 दिन कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मौजूद हैं, तो 30 दिन में दोनों से अप्रूवल लीजिए आप, ठीक है। और अगर नहीं लिया तो फिर आगे इमरजेंसी की घोषणा ये इन कंटिन्यूएशन नहीं रहेगी, दोनों से अप्रूवल लीजिए। और अगर लोकसभा ये अस्तित्व में नहीं है जिस समय इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन तभी एराइज होगी जब लोकसभा अस्तित्व में होगी, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है, वो तो कभी भी हो सकती है। और केंद्र में एग्जीक्यूटिव, मंत्रिमंडल, सरकार ये ना हो, ये असंभव है, ये होगी ही होगी। लेकिन हां ये हो सकता है कि केंद्र में पार्लियामेंट यानी लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी सदन है, वो तो कोई भंग ही नहीं होगा, लेकिन हाउस ऑफ पीपुल यानी लोकसभा ये ना हो, ये हो सकता है, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और डिसॉल्व होने के बाद 6 माह में उसके चुनाव होके आता है। तो यह संभव है कि जिस समय इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होगा उस समय लोकसभा ना हो, यह हो सकता है। अगर है तो दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों से अप्रूवल ये होके आना चाहिए 30 दिन के भीतर। बिफोर 44 2 महीने, अब 30 दिन। और अगर मान लीजिए अगर स्थिति यह आती है कि जिस समय पहले जो इमरजेंसी सिचुएशन बनी उस समय लोकसभा नहीं है, तो फिर जिस दिन लोकसभा चुनकर आएगी उससे 30 दिन के भीतर ये इसको अप्रूवल दे इमरजेंसी सिचुएशन को, अन्यथा ये अपने आप खत्म मान ली जाएगी। हां, एग्जीक्यूटिव को हक है वो जब चाहे ये खत्म कर दे, किसको? इमरजेंसी की उद्घोषणा को जब चाहे वापस ले ले, उन्हें पूरा हक है।
अच्छा, बिफोर 44th एक सिचुएशन और थी। बिफोर 44th सिचुएशन ये थी कि एक बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल गया, वो भी साधारण बहुमत से, तो जब तक चाहें तब तक इमरजेंसी चलाएं, कोई रोक अनुच्छेद 352 में नहीं थी। जब तक चाहें तब तक चलाएं। दोबारा एक बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल गया, दोबारा पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी जरूरत नहीं, यानी बरसों बरस भले ही इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हो जाए, क्योंकि इमरजेंसी में एग्जीक्यूटिव की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तो जब इमरजेंसी में एग्जीक्यूटिव की ताकत बहुत बढ़ जाएगी तो एग्जीक्यूटिव क्यों चाहेगी कि फिर से नॉर्मल सिचुएशन बहाल हो? वो तो अधिकाधिक ताकत अपने हाथों में रखना चाहेंगे, और वो तो कभी भी इमरजेंसी को खत्म नहीं करेंगे। इमरजेंसी खत्म नहीं करेंगे मीनिंग देयर भाई वो घोषणा वापस लेंगे ही नहीं। 352 में तो ताकत है कि जब चाहे परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा ये जारी कर दें, जब चाहे रिवोक करने वाली उद्घोषणा ये जारी कर दें। करेंगे क्यों? और मानो इतने अच्छे लोग होंगे भी, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, तो भी कानून में प्रावधान ये तो होना चाहिए अनंत काल तक किसी को, ठीक है, असीमित अधिकार ये तो नहीं मिलने चाहिए। इसलिए 44th अमेंडमेंट से फिर लाए 352(5) है, जिसमें कहा उन्होंने कि 6 माह एक बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल ले लिया, एक बार आपने पार्लियामेंट्री अप्रूवल ले लिया और इमरजेंसी चलने लगी, तो 6 माह तक इमरजेंसी चलेगी एक बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने पर। आपको लगता है इमरजेंसी आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है? ठीक है, इमरजेंसी और आगे जानी चाहिए। आपको यह लगता है कि 6 महीने में इमरजेंसी खत्म नहीं हुई, आगे बढ़नी चाहिए, तो दोबारा फिर आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। कम से कम दोबारा सिचुएशन भाई आप कह रहे हो कि इमरजेंसी सिचुएशन खत्म नहीं हुई, ये क्यों मान लिया जाए? कोई तो होना चाहिए जो इस बात की तस्दीक करे, जो इस बात का समर्थन करे कि वाकई इमरजेंसी सिचुएशन खत्म नहीं हुई। तो दोबारा पार्लियामेंट्री अप्रूवल ये तो होना चाहिए। एक बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद लगातार इमरजेंसी चलती रहे, ऐसा क्यों हुआ? तो 352(5) में भी संशोधन लाए आफ्टर 44th। आज सिचुएशन ये 44th अमेंडमेंट के माध्यम से संशोधन लाए, और ये सारे संशोधन वास्तव में संविधान के निर्माताओं की जो स्पिरिट है उसके अकॉर्डिंग। आखिर उन्होंने पार्लियामेंट्री अप्रूवल रखा तो इसीलिए तो रखा होगा कि रिव्यू हो, सिचुएशन रिव्यू हो। तो रिव्यू जल्दी जल्दी हो, क्या बुराई है? हर बार रिव्यू हो 6 महीने, हर बार ठीक है। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे होंगे तो इसी देश के। अगर वाकई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, उन्हें भी समझ में आएगी कि इमरजेंसी सिचुएशन अभी बनी हुई है, आपको अप्रूवल दोबारा मिल जाएगा। लेकिन आप लेने तो आइए, उससे पहले तो स्थिति यह कि चाहे जब तक चलाओ, एक बार साधारण बहुमत से आपने अप्रूवल ले लिया, चाहे जब तक चलाओ। अब स्थिति यह है कि एक बार अप्रूवल वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से, और हर बार स्पेशल मेजॉरिटी से, और एक बार में अधिकतम 6 महीने आप चलाएंगे, इससे ज्यादा आप नहीं चला सकते। अब सवाल आपसे यह भी खूब पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या लोकसभा इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है? देखिए, जब भी इमरजेंसी आएगी, और यह इंपॉर्टेंट बात है, आप इसमें खूब कंफ्यूज होते हैं और खूब गलत लिखते हैं। एक बार क्या हुआ कि इमरजेंसी घोषित हो गई, तो लोकसभा इसके गठन में या इसके फंक्शनिंग में कोई बदलाव आएगा ऐसी बात नहीं है। लोकसभा नॉर्मल रहेगी। 5 साल का टेन्योर, यही
लोकसभा का टेन्योर है, उसके बाद फ्रेश इलेक्शन ये होना ही चाहिए अगर 5 साल तक इमरजेंसी चलती रहती है तो। लेकिन या मानिए लोकसभा का टेन्योर 1 साल बचा है या 6 महीने बचा है, तब इमरजेंसी आई, तो ठीक है, लोकसभा को जिस समय डिसॉल्व होना चाहिए वो उसी समय डिसॉल्व होगी। लेकिन 83 सबसेक्शन 2 अनुच्छेद 83, ये आपसे खूब पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा विधानसभाओं की अवधि को बढ़ाया जा सकता है इमरजेंसी में, तो 83 और 172। आप इसे खूब गलत करते हैं। ठीक है, तो क्या वैसे तो सामान्य स्थिति ही रहेगी, वैसे ये थोड़ी है कि लोकसभा की अवधि अपने आप बढ़ जाएगी जैसे इमरजेंसी सिचुएशन आएगी। लोकसभा बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करेगी, विधानसभाएं भी नॉर्मल फंक्शन करेंगी। बस लोकसभा की ताकत यानी लोकसभा यानी केंद्र की, लोकसभा तो नहीं कहना चाहिए, केंद्र की सरकार इसकी ताकत और केंद्रीय विधायिका इसकी ताकत ये बढ़ जाएगी, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल रहेगा मीनिंग दर में लोकसभा की अवधि अपने समय पर खत्म होगी। लेकिन अगर जनरल इलेक्शंस इन्हें कराने में कोई दिक्कत है, ऐसा लगता है कि जनरल इलेक्शन कराने में दिक्कत है, इससे इमरजेंसी में दिक्कत आएगी, तो 83 सबसेक्शन 2 कहती है कि एक बार में 1 वर्ष यह लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष। ठीक है, और केंद्रीय विधायिका को ऐसा लगता है कि विधानसभाओं के चुनाव नहीं कराए जा सकते, तो 172 में उनकी अवधि इसको भी बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष, इनको भी एक बार में 1 वर्ष ये बढ़ा सकता है। लेकिन जिस दिन इमरजेंसी खत्म हो गई, आपने 1 वर्ष में एक बार में 1 वर्ष आज बढ़ाई इमरजेंसी की अवधि, और कल इमरजेंसी खत्म हो गई। ठीक है, कल इमरजेंसी खत्म हो गई, तो हर कीमत पर जिस दिन इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उससे 6 महीने में आपको चुनाव कराने हैं। अच्छा, 6 महीने का समय आप कहें तो भाई ये चुनाव तो बहुत बड़ी चीज है, उसमें 25 व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तो आज इमरजेंसी खत्म हुई तो कल तो चुनाव नहीं हो सकते भाई। नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन के बाद 40 दिन आप प्रचार के लिए देंगे, वोटर लिस्ट का रिवीजन होगा, व्यवस्थाएं बनेंगी, ठीक है ना, तो 6 महीने। आज आपने जिस दिन इमरजेंसी खत्म हुई उससे 6 माह के भीतर आपको चुनाव कराने ही कराने हैं, भले ही 1 वर्ष की एक बार में अवधि आप बढ़ा चुके हो। ठीक है, तो जो इमरजेंसी है ये बहुत सारे अधिकार ये दे रही है। अच्छा, बिफोर 44 एक और पोजीशन थी, बिफोर 44 ये भी स्थिति थी कि एग्जीक्यूटिव खुद चाहे तो खत्म कर दे इमरजेंसी, लेकिन लेजिस्लेचर कोई दखल या जुडिशरी कोई दखल ये नहीं दे सकती थी। लेजिस्लेचर का कोई दखल था ही नहीं। एक बार अप्रूवल ले लिया आपने, एक बार अप्रूवल, वो भी 2 महीने में, 2 महीने तो विदाउट अप्रूवल चलाई गई, और एक बार 2 महीने में आपने अप्रूवल ले लिया, वो भी सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, वो भी केवल प्राइम मिनिस्टर सलाह दे दें तो भी काफी है। उसके बाद क्या है स्थिति कि किसी का कोई दखल ही नहीं, जब तक चाहे एग्जीक्यूटिव चलाए। अब लेजिस्लेचर भी कुछ नहीं कर सकती। आफ्टर 44 ये भी बदलाव लाए हैं, ये भी बदलाव लाए हैं। अब ये कर दिया है उन्होंने कि अगर हाउस ऑफ पीपुल यानी लोकसभा साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से नहीं, लगाने के लिए इमरजेंसी विशेष बहुमत चाहिए और खत्म करने के लिए साधारण बहुमत, लगाने के लिए दोनों सदनों का अप्रूवल चाहिए, हटाने के लिए केवल लोकसभा का अप्रूवल। 352(7) है, 352(7) कहती है कि अगर हटाना है और लोकसभा किसी भी समय साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि देश में अब इमरजेंसी नहीं है, तो देश में इमरजेंसी खत्म ये मानी जाएगी, देश में इमरजेंसी समाप्त हो गई है ये मान लिया जाएगा और इमरजेंसी हट जाएगी। ये बहुत बड़ा सुधार है। बिफोर 44 लेजिस्लेचर का कोई दखल ही नहीं, एक बार 2 महीने
की अवधि में सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल हो गया, फिर कुछ नहीं कर सकती लेजिस्लेचर। अब यह भी बदलाव है। और यहां तक नहीं तो 352, ठीक है, 8 इसमें यह कहा कि अगर यह भी मर्जी पर नहीं छोड़ा, किसकी, एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि संसद को बुलाना, संसद के सत्रों को बुलाना, यह भी उन्हीं का काम है। बुलाएंगे नहीं संसद का सत्र, क्या कर लोगे भाई? जब संसद का सत्र बुलाएंगे तभी तो लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से इमरजेंसी को विड्रॉ करने का प्रस्ताव ये पारित करोगे। हम बुलाएंगे ही नहीं, हम बुलाएंगे ही नहीं, ठीक है, क्या कर लोगे? हाँ, ये ठीक है कि लिखा ये कि एक साल में कम से कम 2 सेशन, यानी 6 महीने में एक बार सदनों का, ठीक है, संसद की कार्यवाही चलेगी, तो ठीक है, 6 महीने तक नहीं बुलाएंगे, जब मजबूरी हो जाएगी तो बुलाएंगे, उससे पहले नहीं बुलाएंगे। तो अगर इमरजेंसी नहीं रही तो एक दिन भी इमरजेंसी को नहीं रहना चाहिए। तो अगर लोकसभा को, ठीक है, बुलाने की ताकत, जो बुलाने की मजबूरी ये 352 में नहीं आएगी, तो 352 7 पूरी तरह सार्थक नजर नहीं आएगा। इसलिए 352 8, इसलिए 352 8, और 352 8 में क्या लिख दिया, वो भी 44 से लाए। 352 8 में लिख दिया कि किसी समय अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर, ये लोकसभा अध्यक्ष को उस दशा में जबकि लोकसभा चल रही हो, और अगर लोकसभा इन सेशन नहीं है तो राष्ट्रपति को, अगर ये इस आशय का लिखकर प्रस्ताव देते हैं कि वे देश की इमरजेंसी सिचुएशन पर प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा का सेशन बुलाना चाहते हैं, तो इनकी ये मजबूरी है। अगर सेशन चल रहा है तो ठीक है, जिस दिन प्रस्ताव दिया जाएगा 1/10 मेंबर के द्वारा, उससे 14 दिन के भीतर लोकसभा अध्यक्ष इमरजेंसी खत्म करने के प्रस्ताव पर चर्चा ये कराएंगे। और अगर लोकसभा इन सेशन नहीं है तो राष्ट्रपति को 1/10 मेंबर अगर लिख कर दे रहे हैं तो उन्हें इमरजेंसी को रिव्यू करने के लिए लोकसभा का सत्र बुलाना होगा। यानी एग्जीक्यूटिव को बहुत कंट्रोल 44th अमेंडमेंट के माध्यम से किया। और जब ये कहते हैं हमारे यहां कि संविधान में चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है, तो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल, ठीक है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको तुरंत किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। 1 महीने तो विदाउट अप्रूवल इमरजेंसी रह सकती है, आपको लगता है, ठीक है, घोषित कर दीजिए, लेकिन 1 महीने में तो अप्रूवल लेना ही चाहिए। 1 महीने में किसी को तो संतुष्ट करिए, ठीक है भाई, या तो जुडिशरी, उसका दखल नहीं है, सीधे 352 में सीधे नहीं है, अप्रत्यक्षता आया है, बात करेंगे, लेकिन लेजिस्लेचर उसका दखल, ये तो फ्रेमर्स ने सीधे स्वीकार किया, तो आप कम से कम लेजिस्लेचर को तो संतुष्ट करिए, ठीक है, कि 1 महीने के अंदर आप अप्रूवल लीजिए। तो ठीक है, आपको विदाउट अप्रूवल इमरजेंसी घोषित करने की ताकत है, लेकिन वो ताकत इस लेवल तक तो नहीं बढ़नी चाहिए कि आपकी इमरजेंसी पावर्स में कोई हस्तक्षेप ही ना कर सके। तो आप देखें 352 8 तक और 352 9, ये 38 में संविधान संशोधन से जोड़ा गया, और इसमें 44th अमेंडमेंट से कोई बदलाव नहीं लाए गए। 38वें संविधान संशोधन से 352 9 लाए, और वही बात उन्होंने कही कि क्या होगा, एक आधार पर इमरजेंसी अगर देश में चल रही है तो दूसरे आधार पर इमरजेंसी घोषित की जा सकती है, और दोनों आधारों पर इमरजेंसी ये एक साथ चल सकती है। अब जो सवाल बनता है वो सवाल बनता है कि क्या इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू ये संभव है? इस प्रश्न पर सबसे पहले जो विचार हुआ था वो भूतनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस मुकदमे में हुआ। और भूतनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हर चीज के लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं है। संविधान में जो इमरजेंसी का पुनरीक्षण, इमरजेंसी सही ढंग से लगाई गई है या नहीं लगाई गई है,
इसे जांचने की जो ताकत दी है वो किसे दी है? पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब अभिव्यक्त रूप से फ्रेमर्स ने पार्लियामेंट को अधिकृत किया, इमरजेंसी सिचुएशन है या नहीं इस तथ्य की जांच के लिए, तो भूतनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या होना चाहिए, हमें इमरजेंसी सिचुएशन है या नहीं है इस संबंध में राष्ट्रपति का जो समाधान है उसकी कोई जांच नहीं करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि अगर गलत ढंग से इमरजेंसी लगाई गई है और इमरजेंसी को पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी गलत ढंग से मिल गया तो फिर चुनाव में ऐसी सरकार को सबक सिखाने के अलावा मतदाताओं के पास अन्य कोई विकल्प नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का अप्रूवल या पार्लियामेंट्री रिव्यू, ठीक है, ये ऑलरेडी अभिव्यक्त रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली प्रोवाइड है। और जब एक्सप्रेसली प्रोवाइड है तो यह माना जाना चाहिए कि इंप्लाइडली जुडिशियल रिव्यू मना है, क्योंकि अगर आपसे कहा गया इस रास्ते आप जाएंगे तो यह भी आपसे कहा गया कि दूसरे रास्ते से आप नहीं जाएंगे, यह भी कहा गया है। तो अगर एक्सप्रेसली यह कहा गया कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल होना चाहिए तो यह भी माना जाना चाहिए कि इंप्लाइडली यह भी कहा गया है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब यह सुप्रीम कोर्ट का व्यू है, सुप्रीम कोर्ट के व्यू बदलते रहते हैं, किसी भी दिन ये व्यू बदल जाता, यह बदल जाने की संभावना ये तो थी। और अब जब मिनर्वा मिल में यह आ गया कि जुडिशियल रिव्यू ये बेसिक फीचर है, ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन का यह बात नहीं रहती। इसी बात को सोचकर 38वें संविधान संशोधन से 352 इसमें यह जोड़ा गया था कि अगर राष्ट्रपति का समाधान हो गया है कि देश में इमरजेंसी सिचुएशन है या देश में इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होने वाली है और उन्होंने आपात की कोई घोषणा ये जारी की है, तो देश के किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के इस समाधान को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि देश में इमरजेंसी सिचुएशन है या देश में इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है। इस संबंध में जो उनका समाधान है किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। लेकिन इसको भी 44th अमेंडमेंट में 38वें संविधान संशोधन से यह जोड़ा गया था 352 में, ठीक है, 38वें संविधान संशोधन से यह जोड़ा गया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट से इस शब्दों को हटा दिया गया। तो आज स्थिति फिर वही हो गई है जो भूतनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की थी, यानी अब यह सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि भूतनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में यह कहा कि इमरजेंसी सिचुएशन का रिव्यू ये नहीं हो सकता, जुडिशियल, ठीक है ना। और उसके बाद 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये जोड़ दिया कि साहब किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, लेकिन इन शब्दों को 44 से फिर हटा दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को अपने मत को बदल लेने की ताकत यह हमेशा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट भूतनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के व्यू को बदलता है और यह मानता है कि उसे जुडिशियल रिव्यू करने की ताकत है, तो आज की स्थिति में यह संभव है, क्योंकि 44th अमेंडमेंट लेजिस्लेचर ने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। और इसी दिशा में ठीक है गति होती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि मिनर्वा बिल जब 1980 में डिसाइड हुआ तो जस्टिस भगवती ने यह कहा कि राष्ट्रपति ने जो इमरजेंसी की घोषणा की है इसकी 3 आधारों पर, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसका 3 आधारों पर राष्ट्रपति की जो उद्घोषणा है कि उनका समाधान हो गया कि देश की सुरक्षा संकट में है, युद्ध वाय आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के कारण, इसका जो जुडिशियल रिव्यू 3 आधारों पर हो सकता है। मिनर्वा बिल में जस्टिस भगवती ने यह कहा। 3 आधार कौन कौन से? एक, राष्ट्रपति ने अपने मस्तिष्क का उपयोग किए बिना, विदाउट अप्लाइंग हिज, ठीक है,
विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, उन्होंने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना आपात की उद्घोषणा ये की है। यानी उन्होंने देखा ही नहीं, प्रधानमंत्री कैबिनेट ने उन्हें बता दिया कि आपात की उद्घोषणा है, आपात की उद्घोषणा प्रधानमंत्री कैबिनेट ने बता दिया, मीनिंग प्रधानमंत्री कैबिनेट ने अपने मन से बता दिया। वास्तव में कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। वास्तव में, अरे भाई कई बार तुम्हें चोट नहीं लगी होती, तुम कहते हो चोट लगी, तो वास्तव में कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन आप जानबूझकर यह घोषित कर रहे हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक है, यानी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड राष्ट्रपति ने घोषित किया तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति ने मेलाफाइडली, बोनाफाइडली नहीं, मेलाफाइडली इमरजेंसी सिचुएशन की घोषणा की है। और तीसरा, उन्होंने अपनी शक्तियों के बाहर जाकर काम किया है, जो वो नहीं कर सकते वो उन्होंने किया। इन तीन आधारों पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये मिनर्वा मिल में जस्टिस भगवती का व्यू आया, और मिनर्वा मिल में उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि जुडिशियल रिव्यू ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए अगर आज 38वां संविधान संशोधन होता तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी किया जा सकता था। जस्टिस भगवती का जब यह व्यू आ गया तो आज की स्थिति में, ठीक है, यह कहा जा सकता है कि जुडिशियल रिव्यू संभव है। किसका? पार्लियामेंट, जो इमरजेंसी की उद्घोषणा है, क्योंकि जस्टिस भगवती का यह व्यू आया है। और जस्टिस भगवती का यह व्यू आने के बाद एसआर बोम्मई यह डिसाइड हुआ है। हालांकि एसआर बोम्मई नेशनल इमरजेंसी, इसके जुडिशियल रिव्यू से संबंधित मुकदमा नहीं है, लेकिन वो इमरजेंसी के जुडिशियल रिव्यू से संबंधित मुकदमा है। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह मुकदमा स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने के आधार पर स्टेट में जो इमरजेंसी इंपोज की गई उसके जुडिशियल रिव्यू से संबंधित मामला है। और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि राष्ट्रपति के समाधान की जो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने के संबंध में उनका समाधान है, और जिसके आधार पर उन्होंने राज्य में इमरजेंसी सिचुएशन की घोषणा की है, इसका लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू यह संभव है। और लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू उन्हीं तीन आधारों पर कि विदाउट अप्लाइंग हिज माइंड ही हैज डिक्लेयर्ड द इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, या मेलाफाइडली उन्होंने ऐसा किया है, या उन्होंने अपनी शक्तियों के बाहर जाकर ऐसा किया है। इन आधारों पर जुडिशियल रिव्यू संभव है स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने के आधार पर अगर इमरजेंसी घोषित होती है। हालांकि 1975 की इमरजेंसी के बाद अब तक देश में नेशनल इमरजेंसी नहीं आई है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि क्या एसआर बोम्मई और मिनर्वा मिल में जो कुछ कहा गया उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट नेशनल इमरजेंसी घोषित होने पर जुडिशियल रिव्यू करेगा या नहीं करेगा। लेकिन संभावना इसी बात की है कि अगर अब नेशनल इमरजेंसी घोषित होती है तो मिनर्वा मिल और एसआर बोम्मई में जो कहा गया उसके आधार पर इन तीन लिमिटेड आधारों पर जुडिशियल रिव्यू हो सकेगा। यह स्थिति है। जो अन्य देशों में इमरजेंसी सिचुएशन है या इमरजेंसी सिचुएशन से संबंधित कानून है और हमारे देश में यह फर्क है। जो यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये जो फेडरेशंस हैं, ठीक है, इनमें जो इमरजेंसी पावर्स हैं ये न्यायालय की निर्वचन की शक्ति के आधार पर, जैसे हुआ क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति खड़ी हुई, उसे देखते हुए केंद्र को अतिरिक्त शक्तियों की जरूरत हुई, तो केंद्र को जो डिफेंस पावर, ठीक है, सामान्य शक्तियां केंद्र की, इन सबको जुडिशियली ऐसे इंटरप्रेट किया गया कि केंद्र के द्वारा जो कानून पास किए गए इमरजेंसी सिचुएशन
से निपटने के लिए उनको न्यायोचित माना गया। स्पेसिफिकली वहां हमारे देश की तरह, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनकॉर्पोरेट हो, ऐसी स्थिति नहीं है यूएसए, अमेरिका और कनाडा में। लेकिन हमारे देश में स्पेसिफिकली क्या किया है, इमरजेंसी प्रोविजंस को शामिल किया है, और ये ठीक भी है, इसमें गलत कुछ नहीं है। क्यों? इमरजेंसी में, इमरजेंसी अस्तित्व का संघर्ष है, और जब इमरजेंसी अस्तित्व का संघर्ष है तो उस समय केंद्र को अधिक ताकत होनी ही चाहिए। और अगर इसे न्यायालयों के निर्वचन पर निर्भर कर दिया जाएगा तो न्यायालय में न्यायाधीश महोदय किस मूड के बैठे होंगे पता नहीं। और इमरजेंसी में क्योंकि राष्ट्रहित ये सामने होता है, राष्ट्र की सुरक्षा सामने होती है, इसलिए एग्जीक्यूटिव उसी को ताकत दिया जाना यही ज्यादा ठीक है। और स्पेसिफिकली हमारे यहां एग्जीक्यूटिव को ताकत दी गई है इमरजेंसी के डिक्लेरेशन की, और एक्सप्रेसली जो उसका रिव्यू करने की ताकत दी गई वो लेजिस्लेचर को, नॉट जुडिशरी को। हां, ये ठीक है कि एसआर बम्बई इसके डिसीजन के आधार पर, मिनर्वा बिल में जो कुछ कहा गया उसके आधार पर, ठीक है, और 44th अमेंडमेंट से 38 अमेंडमेंट को विड्रॉ किया गया उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में भी इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू संभव है। यह नेशनल इमरजेंसी है, इसे आप किताबों में जरूर पढ़ें। अगर आप किताबों में नहीं पढ़ेंगे तो फिर बात पूरी नहीं होती, ठीक है ना। और नेशनल इमरजेंसी से पूछा हर एग्जाम में जाएगा, नेशनल इमरजेंसी किन ग्राउंड्स पर घोषित होती है, नेशनल इमरजेंसी वार एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या फर्क है, बिफोर 44th पोजीशन क्या थी, आफ्टर 44th पोजीशन क्या है, जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है नहीं हो सकता, और अगर नेशनल इमरजेंसी घोषित होती है तो देश का जो नॉर्मल फैब्रिक है इसमें परिवर्तन क्या आते हैं, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ता है या नहीं, ये सारी बातें तो आपको किताबों में इमरजेंसी देखनी चाहिए।